ओके जी। अब पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? लंबर लॉर्डोसिस तक। अब इसके अंदर मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इन 3 पैटर्न्स के अंदर इन तीनों में से कोई एक, यानी कि ये वाला जो हम लंबर रीजन में पढ़े हैं, इसमें जो स्लाउच पॉस्चर है ना, उसमें जो ये वाला हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है कि ये कोई इनमें से कोई एक सिस्टम खराब होगा, कोई एक सिस्टम, मतलब अगर एक ही टाइट वीकनेस है तो दूसरे की हमेशा स्ट्रेच वीकनेस होगी। ये वाली जो है ना, ये इस स्लाउच पॉस्चर पर अप्लाई नहीं होता। तो हम लोग पहले लॉर्डोसिस कर लेते हैं और साथ हम लोग कर लेते हैं फ्लैट बैक, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली ये वाला प्रोटोकॉल अप्लाई होता है और इट्स ईजियर टू रिमेंबर। ठीक है, मैंने तो इस तरह याद किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर पहले फ्लैट बैक पोस्चर में हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले लॉर्डोसिस की बात की थी। लॉर्डोसिस में क्या सीन था कि पेशेंट की जो है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ हुआ है और उसके बाद ये वाली सारी कहानी। अब हमारे पास क्या है? फ्लैट बैक है। फ्लैट बैक के अंदर जो नॉर्मल एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन है वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में जा रही है। ना भी जाए तो हमारी स्पाइन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटन हुई हुई है। ठीक है, स्ट्रेटन होने की वजह से अब हमें ऑलरेडी पता है कि मसल वीकनेसेस क्या क्या आएंगी। हमारे पास अगर एक चीज़, ये स्पाइन रीजन है, ठीक है, स्पाइनल रीजन अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट फ्लैट होना स्टार्ट हो गया है तो ये वाले मसल्स जो इसको यूं इस पोजीशन में रखने वाले थे, ये हमारी नॉर्मल कर्व है ना। ठीक है, नॉर्मल कर्व में हमारे पास क्या हुई कि ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ये हमारे पास ट्रंक एक्सटेंसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे ट्रंक फ्लेक्सर्स लगे हुए हैं, नीचे यहाँ पे इसी तरह पेल्विक रीजन है और यहाँ पे फ्लेक्सर्स लगे हुए हैं, हिप एक्सटेंसर्स लगे हुए हैं। अगर ये फ्लैट हो गई इस तरीके से तो हम लोगों के जो ये वाले मसल्स हैं पीछे वाले, अब ये टॉट नहीं हुए हुए, अब टॉट हुए हैं आगे वाले ट्रंक फ्लेक्सर्स। क्योंकि ट्रंक फ्लेक्सर्स, यहाँ पे सोचो यहाँ पे एक रबर बैंड है जिसने इसको इतना टाइटन कर दिया है कि मेंटेन करने की वजह से अपनी तरफ को खींच ली पूरी की पूरी स्पाइन। और जो पीछे वाले ट्रंक एक्सटेंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो आपकी जो नॉर्मल लंबर लॉर्डोटिक कर्व जितनी नॉर्मल होती है, यानी कि 30 डिग्री आपका लंबो सेक्रल कर्व होता है, एंगल होता है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा। आपके ट्रंक एक्सटेंसर्स बहुत वीक हैं। आपके ट्रंक एक्सटेंसर्स जब भी वीक होंगे साथ आपके हिप फ्लेक्सर्स वीक होंगे। ठीक है, आपके हिप फ्लेक्सर्स वीक हैं। अब ये हो गए हमारे पास, स्ट्रेच वीकनेस आ गई और आगे वाले की आ गई टाइट वीकनेस। सारी यही इंपेयरमेंट है। मोबिलिटी इंपेयरमेंट किस में आ गई? ट्रंक फ्लेक्सर मसल्स टाइट हुए हैं, साथ आपके हिप एक्सटेंसर मसल टाइट हुए हैं। और इंपेयरमेंट फंक्शन परफॉर्मेंस किसी खराब होगी, स्ट्रेच वीकनेस किस में आ गई? आपके ट्रंक एक्सटेंसर्स साथ हमारे पास, यानी कि लंबर एक्सटेंसर बोलो या ट्रंक एक्सटेंसर बोलो, साथ आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है, वही सारी कहानी है। इसी के ऊपर आप खुद ही सोच लो कि अगर फ्लैट बैक हो गई है, अब इसके अंदर ये कहानी याद रखनी है कि जब भी, अब मैंने आपको एक्सिस ऑफ मोशन का बताया था कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है उसकी वो क्या होता है, आपकी रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्सिस ऑफ मोशन है, वो सारा कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट करा है, वेट बेरिंग करा है। वेट बेरिंग किस तरह कराता है? वो न्यूट्रिशन किस तरीके से प्रोवाइड करता है? जब भी, जैसा फॉर एग्जांपल ये मैं इमेजिन कर लेती हूँ वर्टिब्री है। ठीक है, वर्टिब्री के अंदर जब भी आप फ्लेक्जन करते हो ना, तो फ्लेक्जन की वजह से जो पोस्टीरियर रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन के ऊपर से वेट बेरिंग खत्म होती है और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है ना, वो फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम पे करने लग जाता है। फ्लूइड को एम्बाइब करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है, जज्ब करता है जो भी आसपास से फ्लूइड होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो वो फ्लूइड बाहर निकालता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, हमारी जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस पल्पोसिस का एक और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी फंक्शन है। इसमें क्या होता है, जब आप एक्सेसिव, ये आपकी नॉर्मल स्पाइन थी, ठीक है, नॉर्मल स्पाइन यानी कि ये आपका नॉर्मल स्पाइनल कर्व था, जब ये बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है, सीधा होने की वजह से आपकी जो पोस्टीरियर रीजन है उसके ऊपर जो है बिल्कुल वेट बेरिंग और फ्लेक्जन सर्फेस पर कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं वो इतना ज़्यादा फ्लूइड एम्बाइब कर लेंगी और फ्लूइड एम्बाइबेशन की वजह से अंदर ज़्यादा फोर्स जनरेट होंगे। सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है पोटेंशियली, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, एम्बाइबेशन ज़्यादा हो जाएगी। और जो पोस्टीरियर डिस्क स्पेस के अंदर जो है जब ज़्यादा अंदर फोर्सेस और प्रेशर पड़ेगा तो जो डिस्क स्पेसेस हैं वो प्रोट्रूड कर सकती हैं, इसकी वजह से नर्व इंपेयरमेंट आ जाएगी। अब इस सारी जो सिम्टम्स पैथोलॉजी स्पाइनल कॉर्ड में सारी एक ही तरह की हैं कि इन टर्न डिजनरेशन हो सकती है, इन टर्न आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व्स का ऊपर वजन पड़ सकता है और पेशेंट जो है वो नर्व की पैथोलॉजी के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारा वही कॉमन कॉजेज क्या क्या होंगी? पेशेंट जो है वो फ्लेक्जन में बहुत देर बैठा रहता है, फ्लेक्जन में बैठ बैठ के, या फिर उसने कोई इस तरह की कोई एक्सेसिव एकदम से लोड उठा रही है जिसकी वजह से उसके पीछे वाले मसल्स जो हैं, इसको हम लोग फ्लैट बैक जो है इसको लंबर स्ट्रेटनिंग भी बोलते होते हैं। इसके अंदर आपके जो बैक के एक्सटेंशन मसल है वो इतने वीक हो जाते हैं, ये एकदम से, इसकी दो कॉज हो सकती हैं। या तो कॉन्स्टेंट आपने लोडिंग की है जिसकी वजह से आपके बैक साइड के मसल्स जो हैं वो बहुत वीक हो गए, आपने इंस्टेंट लोडिंग की है जिसकी वजह से आपके बैक साइड आपकी जो है स्पाइन में, वो कहते हैं ना कि एकदम से डिस्क जो है वो प्रोट्रूड कर जाती है, इसकी वजह से मसल्स जो है वो बिल्कुल वजन छोड़ देते हैं और आपकी स्पाइनल स्ट्रेटनिंग हो जाती है। तो स्पाइनल स्ट्रेटनिंग मसल पैथोलॉजी है, स्पाइन की पैथोलॉजी नहीं है। मसल वीक हो गए, सारा वजन उन्होंने स्पाइन पर डाला और मसले ख़राब हो गए। तो ये जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया ना, ये यहाँ से एक दफ़ा पढ़ो, वही जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी बेसिस के ऊपर आप खुद बना के लिख सकते हो कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा सिम्टम्स। ठीक है जी, कॉजेज भी यही होगी कि आपने एकदम से एक्सेसिव लोड उठा लिया, फिर फ्लेक्जन एक्सरसाइज आप कॉन्स्टेंटली करते रहो गलत पॉस्चर में, या आप स्लाउचिंग पोजीशन में फ्लेक्जन बहुत बैठते रहते हो। ये पहली कहानी होगी। बोथ ऑफ दीज वर ईजी और इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। असल जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ना, वो ये स्लाउच पॉस्चर वाला है। अब इसके अंदर क्या है, ये है लॉर्डोसिस ही, लेकिन लॉर्डोसिस के साथ पेशेंट ने
इस तरीके से अपनी स्पाइन को मेंटेन किया हुआ है कि उसने साथ ही काइफोसिस भी बना ली, लेकिन लॉर्डोसिस उसका एक्सेसिव होता रहा, साथ काइफोसिस भी एक्सेसिव होता रहा है। और जब काइफोसिस एक्सेसिव हो रहा है तो ऊपर से उसने उसकी सर्वाइकल रीजन, इसका मैंने कैसे याद किया हुआ है, ब्लॉक्स, हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह ब्लॉक्स रखते हैं, ठीक है, ये मेंटेन रहता है। एक ब्लॉक अगर आगे चला गया तो हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे ताकि ये गिरे ना, ये मैंने हमेशा इस तरीके से याद रखा है, बेशक आप इस तरह कर लो या अपने किसी भी पैटर्न से याद कर लो। ये वाला ब्लॉक आगे गया तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे चला गया, इसको मेंटेन करने के लिए इससे ऊपर वाला ब्लॉक आगे चला गया। दिस इज व्हाट हैपेंस विद आवर स्पाइन। लंबर जब लॉर्डोसिस होता है तो पेशेंट कंपनसेटरी थोरैसिक काइफोसिस कर लेता है, और थोरैसिक काइफोसिस के साथ आपकी सर्वाइकल एक्सेसिव फ्लेक्शन और ऊपर वाला रीजन इसको एक्सेसिव एक्सटेंशन। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये पेशेंट का यूँ जॉ रीजन है, ठीक है, अगर इफ द पेशेंट इज सिटिंग, ठीक है, ये एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, लैटरली हम लोग व्यू कर रहे हैं, ये एंटीरियर पोर्शन और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। लंबर लॉर्डोसिस, थोरैसिक काइफोसिस, लोअर सर्वाइकल फ्लेक्शन और अपर सर्वाइकल एक्सटेंशन हुई है। अब इसकी मसल इम्पेयरमेंट, इसको अभी साइड पे रख दो, ठीक है, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमेशा जब तुम अप्लाई करने की कोई, मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर तुमने चलो ट्रंक कोर के एब्डोमिनल मसल्स ले लिए, अब एब्डोमिनल मसल्स यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म तो नहीं हो जाते, एब्डोमिनल मसल्स एक्सटेंड करते हैं T12 से ऊपर T8 T7 तक। तो यहाँ पे हमने रूल भी देखा हुआ है कि जो कनकेव साइड होती है ना उसके मसल टाइट वीकनेस में होते हैं, और जो कन्वेक्स साइड होती है उसकी साइड स्ट्रेच वीकनेस में। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप एक साइड की अगर आप कोई छोटा सा वो ले रहे हो, दरमियान वाला को सेंटर स्ट्रक्चर है जो कि मोल्डेबल है, ठीक है, एक साइड का आपने रबर बैंड बहुत बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो उस तरफ को बेंड हो जाएगा, तो कनकेव साइड टाइटनेस है और कन्वेक्स साइड जो है वो वीकनेस है। अब इसके अंदर तो इतनी ज़्यादा कनकेविटी आ गई है तो ये वाले मसल जो है ना ये थ्रू एंड थ्रू रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि इसके अंदर एब्डोमिनल्स जो हैं वो पूरे के पूरे जो है वो टॉट हुए स्ट्रेच हुए होंगे, नहीं, ऊपर वाले सेक्शंस में इस जगह के ऊपर एब्डोमिनल्स टाइट हुए होंगे क्योंकि यहाँ के ऊपर जो ये कर्व बन रहा है वो कनकेविटी वाली साइड के ऊपर है, ठीक है। अब इसका ये वाला रूल हम लोगों ने याद रख लिया फॉर दीज टू। इसके लिए हम लोगों ने क्या कहानी देखनी है, इसके अंदर पहले तो ये तीन होगी, लॉर्डोसिस होगी, साथ काइफोसिस होगी, साथ फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो गया। ये कौन से पेशेंट, पहले तो हम लोग ये गुजार लेते हैं ना सोर्स ऑफ कॉमन कॉजेज क्या कर सकते हैं। पेशेंट जो है वो अपने आप को, उसके मसल इतने वीक है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सारा का सारा वजन स्पाइन पर डाल देता है। जब स्पाइन पर वजन डलता है उसके एंगल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनर स्ट्रक्चर्स पर वजन डलता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इस तरह झुक के बैठ के फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, या फिर उसका जो एर्गोनॉमिकली वो किसी भी कोई कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहा है तो उसकी एर्गोनॉमिकली सिस्टम है वो ठीक नहीं है, ठीक है। ये इसके कॉमन कॉजेज हो गए। अब सबसे मोस्ट की पार्ट इसकी मसल इम्पेयरमेंट वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये वाला देख लेते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास क्या सीन है, पहले हम लोग देखते हैं सारी की सारी मोबिलिटी इंपेयरमेंट। मैंने बोला था मोबिलिटी इंपेयरमेंट हमेशा टाइट वीकनेस होती है, ठीक है, टाइट वीकनेस। अब टाइट वीकनेस कनकेविटी वाली साइड के सारे मसल्स टाइट हुए होंगे, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ से देख लो एब्डोमिनल्स, जो थोरैसिक लेवल के अपर एब्डोमिनल मसल्स हैं वो सारे टाइट हुए होंगे, ठीक है, ये पहली चीज़ आ गई। और दूसरी साइड के ऊपर जो लंबर लॉर्डोसिस के लोअर लंबर एक्सटेंसर्स हैं वो टाइट हुए होंगे, क्योंकि हम कनकेविटी वाली साइड, जो कनकेव साइड है थोरैसिक रीजन का देखोगे यहाँ पे सारे इंटरकॉस्टल्स टाइट हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पेक्टोरल्स टाइट हुए हैं। अब जब ये मोबिलिटी इंपेयरमेंट हो गया, इतना भी लिख दोगे ना मेजर तो ये काफ़ी है। उसके बाद स्ट्रेच वीकनेस के अंदर क्या कहानी है, अब स्ट्रेच वीकनेस जो भी कन्वेक्सिटी वाली साइड जो खींचे हुए हैं वो वाले मसल्स कौन से आगे, आपने ये देखा तो लोअर एब्डोमिनल सारे के सारे खींचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैक साइड के ऊपर यहाँ जब लंबर एक्सटेंसर के अपर लंबर एक्सटेंसर देखो तो ये सारे, यहाँ पे इसको लोअर थोरैसिक अपर एक्सटेंसर मसल्स बोल सकते हो, लोअर थोरैसिक बोलो तो ये वाले सारे मसल्स हैं ये भी स्ट्रेच हुए हैं। बैक साइड के ऊपर आपका जो ये वाला सारा सेक्शन है इसके अंदर रोम्बॉइड सारे स्ट्रेच, पीछे सारे मसल स्ट्रेच हुए हैं, जो बड़े रेक्टर स्पाइनल मसल्स है वो सारा स्ट्रेच हो गया। जब ऊपर जाते हो लोअर सर्वाइकल मसल जो है ना, लोअर सर्वाइकल मसल्स आप खुद इमेजिन करो कि एक पेशेंट है लैटरल साइड पे भी देखते हो कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन इस तरह हुई है। इस रीजन से हमारे जो बैक साइड के मसल यानी कि स्केलिन मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये हमेशा आपकी अपराइट नेक की पोजीशन मेंटेन करते हैं। जब अपराइट पोजीशन मेंटेन नहीं हो रही और पेशेंट जो है वैसे फॉरवर्ड नेक करके बैठा हुआ है, अगर प्रैक्टिकल खुद के ऊपर भी करके देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि जो बैक के सारे मसल्स हैं ना वो टॉट हो जाएंगे, जिस तरह ये इस तरह है, ठीक है। ये आगे पेशेंट का थ्रोट है और ये नेक है और ये जॉ मसल है, ठीक है, यूं। तो इसके अंदर ये स्केलीन, साइड पे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, अपर ट्रेपीजियस, उसके बाद हमारे पास ये वाले सारे मसल जो हैं वो टाइटन हुए हैं और आगे वाले सारे मसल जो हैं वो स्ट्रेच हुए पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंशन इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब ये सारी अगर ये तीन चीज़ें, ये तीन पैटर्न बना के मोबिलिटी इंपेयरमेंट के मसल्स और साथ आप स्ट्रेच वीकनेस के मसल्स खुद भी बना सको उस टाइम के ऊपर दिमाग में ये इमेजिन करके तो लिखे जाएंगे। अब यहाँ से भी देख लो मोबिलिटी इंपेयरमेंट हमारे पास अपर एब्डोमिनल्स की खराब हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, लोअर एक्सटेंशन मसल्स की खराब हो गई क्योंकि टाइट हुए हैं। जब मसल परफॉर्मेंस खराब किसकी हुई, लोअर एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच हो गया, ठीक है, हालांकि ये देखो सही वही पैटर्न बनना सारा। उसके बाद एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द लोअर थोरैसिक रीजन, इसको अपर लंबर बोले, लोअर थोरैसिक बोलो, ये सारा हो गया। उसके बाद कॉमन सोर्स ऑफ सिम्टम्स, सोर्स ऑफ सिम्टम्स खुद भी बना सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है कि
हमारे पास जब आप सिटिंग स्लाउच पॉस्चर में होता है ना, इसमें क्या होता है कि काइफोटिक, अब जो काइफोटिक कर्व है ना, इसमें तो एस बना हुआ है लैटरल साइड पे। देखो अगर आप पेशेंट की सिटिंग स्लाउच पॉस्चर होगा तो ये सारा का सारा सी बना हुआ होगा। बस उन्होंने इतना सा बताया, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं। एक ये, और दूसरा उन्होंने एक एडिशनल चीज़ बताई है। एडिशनल चीज़ क्या बताई हुई है कि आप अगर पेशेंट इसी पॉस्चर में, उसको आदत होगी इस तरह खड़े होने की, उसके मसल सारे टॉट होने थे वो हो गए, जो वीक होने थे वो सारे हो गए। बैक साइड के ऊपर हमारे पास क्या हुआ कि ये वाले जो जब अगर पेशेंट ये वाला सिटिंग से स्टैंड पोजीशन में जाता है, और होता है ना सब फुटबॉलर्स को खड़े हुए देखा है कि वो लैटरल पेल्विक टिल्ट करके खड़े होते हैं, इस ढूंढा निकाल के खड़े हुए होते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू। तो ठीक है, उसके ऊपर इसके साथ हमारे पास क्या होगा, लैटरल पेल्विक टिल्ट के साथ खड़े होंगे तो उसका पेल्विस की भी सारी इंपेयरमेंट आना शुरू हो जाएगी। एक साइड का कॉर्डस लंबोरम टाइट हो जाएगा, एक साइड का कॉर्डस लंबोरम लूज हो जाएगा, पिरिफॉर्मिस, एबडक्टर्स, एडक्टर्स, वो सारी कहानी हमने आगे जाके इधर देखनी है, जो फ्रंटल प्लेन की पैथोलॉजीज हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हल्की फुल्की से अंदर वो डिटेल डाली हुई है। ठीक है, ये सारी थी लंबर पैथोलॉजीज। ठीक है, लंबर हम लोगों ने लॉर्डोसिस और फ्लैट बैक ये देख लिए, और जो है ये वाला सारा सबसे डिफरेंट, सबसे अनोखा जो है स्लाउच पॉस्चर हम लोगों ने वो देख लिया, और ये सबसे ज़्यादा आई थिंक सो डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने में। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन की। अब इसके अंदर सर्वाइकल थोरेसिक रीजन का है राउंड बैक, वही जो मैंने यहाँ पे सारा बता दिया वो सारी अप्लाई यहाँ पे करो। इट्स वेरी इजी, इसको गो थ्रू करोगे तो सारा हो जाएगा। अब यही थोरेसिक वाला पोर्शन है वो इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, राउंड बैक थी, फॉरवर्ड हेड पोस्चर था, इसमें लॉर्डोसिस को निकाल दो, ये वाले मोबिलिटी इंपेयरमेंट क्या आएगी। अब ये है ना, सिर्फ इतने सेक्शन को ले लो। ठीक है, इतने सेक्शन को हम लोगों ने लिया। इसके अंदर क्या आ गया, आपके जो एंटीरियर थोरेसिक इंटरकॉस्टल मसल्स, आपके अपर एक्सट्रीमिटी के पेक्टोरल्स वगैरह मसल, ये सारे हो गए आपके टाइप। इसके अंदर जब राउंड बैक होती है तो इसमें स्कैपुला का आ जाता है। एक और चीज़ आपने ऐड कर ली कि जब फॉर एग्जाम्पल अब मैं प्रोन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी जो स्कैपुला इस तरह होनी थी, अगर राउंड बैक पेशेंट है तो उसकी स्कैपुला जो साइड के ऊपर रोटेट कर जाएगी, और हाँ ठीक है, साइड पर रोटेट करेगी। अब जो स्कैपुलर मोबिलिटी जिस तरह मेंटेन करे थे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल स्कैपुला दरमियान में रोम्बॉइड्स लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दरमियान में मिडिल ट्रेपीजियस मसल्स थे, इस साइड के ऊपर यहाँ पे स्पाइन के साथ इरेक्टर स्पाइनल मसल्स थे, अपर ट्रेपीजियस। ठीक है, ये वाले सारे मसल्स हैं, ये जो वीक होंगे तो जो स्लाउच पॉस्चर या इसमें ये जो आपकी स्कैपुला है वो आगे को यूं करके रोटेट कर जाएगी। ठीक है, इसको प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन हो जाएगी राउंड बैक में। तो अब ये भी एक समझ आ गई कि एक हम लोगों ने लैटरल साइड के ऊपर देख लिया कि एंटीरियर वाले सारे मसल्स, पेक्टोरल्स, इंटरकॉस्टल्स, वो हमारे पास स्टार्ट हुए हैं, पीछे वाले सारे मसल्स जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेच हुए हैं। साथ हमारे पास जब प्रोन पोजिशन में हम लोगों ने इमेजिन करके देखा तो सारा जो प्रोट्रैक्शन की वजह से दरमियान वाले स्कैपुलर मेंटेनेंस मसल्स, जो स्कैपुलर की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे थे, वो भी सारे के सारे वीक हुए हैं। तो अब उस तरह हम लोग कहानी बना सकते हैं। मोबिलिटी इंपेयरमेंट में ये सारे मसल्स आ गए। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड हेड नेक का ऑलरेडी बताया हुआ था पुराने वाले में, इसके स्लाउच पॉस्चर में, कि जो आपकी अपराइट मेंटेन कर रहा होता है नेक, उसको तो आपने देखा, ये अपराइट मेंटेनेंस थी ना, पेशेंट को हम लोगों ने साइड लाइन में लेटाया हुआ है, साइड लाइन में लेटाया हुआ पेशेंट और इसकी नेक है। ठीक है, अगर उसको फॉरवर्ड हेड पॉस्चर में गया हुआ है तो जिसके अपराइट मेंटेनेंस के लिए स्केलिन्स थे, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड थे, वो सारे टाइट और टॉट हो गए हैं। ठीक है, वो इसको इस तरह सीधा नहीं रख पा रहे, यहाँ होते हैं एक्सटेंसर्स। ठीक है, स्केलिन छोटे छोटे, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, तो ये टाइट हो गए, टॉट हो गए। ठीक है, वो सारी कहानी आ गई। मसल परफॉर्मेंस खराब किस में हो रही है, पीछे वाले सारे मसल, आपके रोम्बॉइड्स हो गया, आपकी रेक्टर स्पाइन हो गया, आपकी मिडल ट्रेपीजियस मसल्स हो गए। ठीक है, एक और कहानी, जब हम लोग इसके अंदर एक उसने बात बोल दी मैंने, ये नेक पेशेंट की है, ये कान है, ये जॉ है। जब आप फॉरवर्ड हेड एक्सेसिव लेके जाते हो ना तो आपके जॉ मसल्स जो होते हैं ना, ये वाले हमेशा जॉ क्लिकिंग पेन और ये वाला सारा कुछ, इसके अंदर आपका ये जॉ है ये भी इम्पेयर हो जाता है। इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन पड़ना शुरू हो जाती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है अपनी स्पेसिफिक फोर्सेस को। ठीक है, तो इसके आपकी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मसल इम्पेयरमेंट्स आ गई। अब इसी मसल इम्पेयरमेंट के साथ इसका ईजीएस्ट सिम्टम जो है ना, खुद ही बना के लिख सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा आप थॉरेक्स, ठीक है, थॉरेक्स से लेकर चल रहे हो, इसके अंदर इसमें 3 में डिवाइड कर लो। मसल की इंपेयरमेंट आ सकती है, स्केलेटल इंपेयरमेंट आ सकती है, और वैस्कुलर आपकी वेसल्स की इंपेयरमेंट। मसल्स की इंपेयरमेंट क्या आएगी कि आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे, अगर स्केलिन्स टाइट हुए हैं, स्केलिंग के दरमियान से मैं ऑलरेडी बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस और बड़ी वेसल्स गुजर रही होती हैं। ठीक है, उनकी पैथोलॉजी आएगी तो उसकी इंपेयरमेंट लिख दो कि न्यूरोवास्कुलेचर खराब हो जाएगा, ब्रेकियल प्लेक्सस की पैथोलॉजी की वजह से पेशेंट को नमनेस आएगी, मसल इंपेयरमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं खुद बता रही हूँ, इसके बाद बेशक इससे वो कर लेना, मैच करना। जस्ट स्ट्रेस, हाँ अच्छा, अब ये वाला सारा सीन है। सबसे पहले उन्होंने ये तो कहा, स्ट्रेस तो हर जगह के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि अगर थोरेसिक रीजन के ऊपर ये वाला सेक्शन होएगा तो एंटीरियर जहाँ पे, अब यहाँ पे खिंच रही है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, और सर्वाइकल रीजन में खिंच रही है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ये वो है जो वर्टिबल बॉडीज़ के आगे पीछे प्रेजेंट होती है, उसका बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने न्यूरोवास्कुलेचर का बता दिया। फिर अब सबसे बड़ी चीज़ है जो थॉरक्स होता है, उसके मसल्स कहीं से भी टाइट या टॉट हो गए, मसल इंपेयरमेंट्स की वजह से, ये हम ऊपर से व्यू कर रहे हैं, MRI वाला व्यू जो है एंटीरियर, लाइक अगर हम कट क्रॉस सेक्शन में बॉडी लेते हैं तो अब थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। उसके बाद बस यहाँ पे ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व्स गुजर रही होती हैं, उनकी पैथोलॉजी आ सकती है। ये सारी कॉमन इंपेयरमेंट्स होंगी, और इस
इसकी स्पेसिफिक कॉजेज़ भी वही सारी हैं, क्योंकि थॉरक्स में हम लोग बहुत फॉरवर्ड नेक पोस्चर में कोई सर्टन ग्रेविटी है, कोई पेशेंट स्लाउचिंग करता है, पेशेंट कॉन्स्टेंट फ़ोन यूज़ करता है, उसके अंदर ये पैथोलॉजी आ सकती है। फ्लैट अपर बैक अभी वही है, चल जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फ्रंटल प्लेन डेविएशंस। अच्छा, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रंटल प्लेन डेविएशंस। जो सैजिटल प्लेन डेविएशंस थी वो ये सारी होगी, यानी कि सैजिटल प्लेन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो कर्व्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं। अब आगे की कहानी है फ्रंटल प्लेन डेविएशंस की। फ्रंटल प्लेन डेविएशंस में अगर आप लोग एंटीरियर बैक साइड से देख रहे हो, पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो, तो स्कोलियोसिस हो सकती है, ठीक है। स्कोलियोसिस के अंदर अगर ये नॉर्मल हमारी स्पाइन है, ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से लाइक पोस्टीरियर पेशेंट प्रोन में लेटा हुआ है, ये नॉर्मल स्पाइन है। अगर स्कोलियोसिस किस तरीके से होगा, एस शेप, ठीक है। उन्होंने ये कहानी बताई है कि जो राइट हैंड वाले पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो जो राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुक के एक तरफ को अपना जो है वो यूज़ करते हैं राइट हैंड, तो उस तरफ को मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनकी नॉन स्ट्रक्चरल यानी कि उनकी मैकेनिकल जो है स्कोलियोसिस जनरेट हो जाता है। और हमेशा मैंने वो ब्लॉक्स फिर बताई थी कि अगर एक ब्लॉक आपने इस तरफ कर दिया तो कंपनसेटरी दूसरे ब्लॉक की तरफ होना पड़ेगा, ताकि लाइन ऑफ ग्रेविटी और जो है फोर्स वो मेंटेन रह सके। अब इसके अंदर इस तरफ को ये बॉडी इस तरफ को मूव कर गया, तो नीचे वाला जो सेक्शन है टू मेंटेन दिस इस तरफ को मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक एस शेप स्कोलियोसिस प्रेजेंट करता है और एक सी शेप स्कोलियोसिस प्रेजेंट करता है। दो तरीके की प्रेजेंटेशन होती है। ये होगी स्कोलियोसिस का बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। लैटरल कर्वेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हमारी स्पाइन यूँ थी, इसको हम लोग अगर ये मोल्डेबल होता तो जो है स्कोलियोसिस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्मल स्कोलियोसिस, जो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप इसको नॉर्मल जुबान में बताना चाहो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की क्या कहानी है कि दो तरीके से प्रेजेंट करता है। एक होता है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस और एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस वो है जो पैदाइशी बोन्स की पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप मसल्स को जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा करके देख लो, मसल्स के कोई पैथोलॉजी नहीं, मसल सारे इंटैक्ट है। मसल्स में कोई टाइट वीकनेस, कोई स्ट्रेच वीकनेस, कोई इस तरह की मैकेनिकल बाहर से ऑफ लोडिंग या कोई एक्सियल लोडिंग नहीं आ रही जिसकी वजह से स्पाइनल कर्वेचर खराब हो रहा है। स्पाइनल कर्वेचर डेवलप ही उस तरीके से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो है, अब इसमें ये कॉमन कॉजेज में भी सारा कुछ लिखा हुआ है कि हो सकता है पेशेंट को सेरिब्रल पाल्सी हो, और उसकी जो स्पाइन जो हम लोग बचपन से हम लोगों ने सारा एम्ब्रियो में पढ़ा हुआ है कि जो है स्पाइन जो इस तरीके से जो बोन्स हैं वो डेवलप इस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये वाला इस तरीके से उसकी हड्डियाँ बनी इस तरीके से हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और पैथोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि हेमी वर्टिब्री बन जाती है, यानी कि वर्टिब्रा यूँ आधी बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से सारी की सारी स्पाइन खराब हो जाती है। तो ये प्योरली ऑर्थोपीडिक केस है, ठीक है। इसके अंदर आप फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। हमारे अंदर जो हमारे पास पेशेंट आना है वो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है। पहले स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की प्रेजेंटेशन हम लोग डिटेल में करना चाह रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक बहुत वो चीज़ है कि इसमें लिखा हुआ है कि जब वर्टिबल फिक्स रोटेशन नहीं होती, जो पूरी वर्टिब्रा की रोटेशन और वर्टिबल बॉडी की रोटेशन में डिफरेंस होता है। वर्टिबल इसमें लिखा है वर्टिबल बॉडी, जब अब तुम सोचो थोरेसिक रीजन के अंदर मोस्टली, और जो स्कोलियोसिस है ना मेजर थोरेसिक रीजन की पैथोलॉजी है। अब इमेजिन कर लो ये, चलो ये वाला जो सेक्शन है इसको इमेजिन कर लो कि ये जो है हमारे पास वर्टिबल बॉडी है, ठीक है। इसके बैक साइड के ऊपर सारे ट्रांसफर प्रोसेस सब कुछ लगा हुआ है, और इसके साथ लगी हुई है यहाँ पे रिब, ठीक है। ये रिब लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि उन्होंने, ये तो नॉर्मल पेशेंट में होता है ना कि दोनों साइडों के ऊपर इस तरीके से दोनों साइडों के ऊपर रिब्स लगी हुई हैं, और हम लोग बैक साइड से इसको देख रहे हैं। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि जिस तरफ को स्कोलियोसिस होएगा ना, यानी कि अगर कन्वेक्सिटी पेशेंट इस तरफ को रोटेट किया हुआ है, तो उसकी जो वर्टिब्रल बॉडी है वो भी उस तरफ को चली जाएगी। जब उस तरफ को जाएगी तो उसकी सारी की रिब्स, प्रोट्रूडेंस, थोरेसिक रीजन ऐसे बाहर को निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि रोटेशन उस तरफ को ही हुई है तो साथ वर्टिब्री भी है, तो वो वाली साइड की वर्टिब्री ऊपर को उठ जाएगी, उभर जाएगी। जब आप पेशेंट को नीचे को बेंड करा के देखोगे, जिस तरह हम लोग रुकू में जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर आप बेंड करा के देखोगे तो आप देखोगे जिस साइड के ऊपर कन्वेक्सिटी उसी साइड की रिब्स जो है वो बाहर को, ये सोचो इमेजिन के पेशेंट जो है वो इस तरह नीचे रुकू वाली साइड के अंदर है, तो ये इसकी थोरेसिक वर्टिब्री उस तरफ को रोटेट हुई है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये रिब तुम लोगों को बैक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी, और जो कनकेविटी वाली साइड है ये यूँ है पेशेंट की स्पाइन, तो ये साथ हमारे पे रिब भी नजर आ रही है, ठीक है। और जो कनकेविटी वाली साइड है वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर को नजर आएगी। वो जो बाहर सामने से देखोगे तो ये वाली रिब्स, अगर सामने से देखोगे तो ये वाली रिब्स जो है वो आगे को निकली हुई है, ठीक है। ये इसका मेजर है जो कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे कि वर्टिबल बॉडीज़ की रोटेशन कन्वेक्सिटी वाली साइड पे होगी, और उसी साइड की पुस्टीरो जो हमारे पास जो रिब्स होंगी वो बाहर को उभरी हुई होंगी, ठीक है। ये अगर इसके अंदर देख लो, ठीक है, ये वाली सारी कहानी है कि जब आप उसको पेशेंट को इस तरीके से, जिस तरफ को कन्वेक्सिटी उस तरफ की पोस्टीरियर बाहर को उभरी हुई है और दूसरी साइड के अंदर को गई हुई है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर बस इसके अंदर यही है, और इसको आप फिक्स से प्योरली ऑर्थोपेडिक में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये पोस्टीरियर परमानेंस में उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि पेशेंट आगे रुकू वाली साइड आगे गया हुआ है, बेंड किया हुआ है उसने। और अच्छा, अब नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या, अच्छा वाला पेशेंट था, ठीक है, उसने इस तरह ये उन्होंने राइट हैंड वाले लोगों की एग्जांपल दी है। इसमें क्या होगा, पेशेंट कॉन्स्टेंटली एक सर्टेन साइड के ऊपर वजन डाल के बैठा हुआ है, तो उसकी एस शेप डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एस शेप डेवलपमेंट कैसे होगी, इस साइड के मसल जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ लोडिंग, एक्सेल लोडिंग और सारा काम हो रहा था, ये वाले मसल्स होना शुरू हो गए टॉट और टाइट। जो दूसरी साइड के मसल थे वो सारे होना शुरू हो गए वीक,
और नीचे वाले जब कंपनसेटरी मूवमेंट में ये वाले मसल जब कंपनसेशन की तो ये वाले टॉट टाइट हो गए और ये वाले मसल जो है सारे वीक हो गए, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल वाली साइड, लेकिन मैं यहीं पे बता रही हूँ फॉर द फ्यूचर क्लिनिकल पर्पजेस कि जब भी आपने स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो स्ट्रक्चर आपने उनको रुकू में कहना कि रुकू में जाके देखें। जब रुकू में आप लेके जाएंगे पेशेंट को, अगर तो उसकी पोस्टीरियर वर्टिब्रेज वैसे ही प्रोमिनेंट हो रही है ऑन द कन्वेक्स साइड, तो जिस तरह ये नजर आ रहा है कि ऊपर को भरा हुआ है, एक कुम सा वो निकला हुआ है, वट एवर दिस इज कॉल्ड, तो ये होगा हमारे पास स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस। और ये बोन की पैथोलॉजी, आप इसको फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं कर सकते। अगर नीचे बेंड करने की वजह से उसकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी कि उसके मसल्स के ऊपर जितनी भी ऑफ लोडिंग है, लोडिंग शोडिंग जितना भी स्ट्रेच था वो नॉर्मल हो जाता है, तो फिर ये नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है और ये मसल इम्पेयरमेंट है और मसल्स के ठीक करने से खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। ये नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी मसल इम्पेयरमेंट जब देखना शुरू की, मसल इम्पेयरमेंट्स के अंदर पहले क्या चीज़ आई कि इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस टू स्ट्रेच वीकनेस इन द मस्कुलेचर ऑफ द कन्वेक्स साइड। मैंने बता दिया कि कन्वेक्स साइड के ऊपर स्ट्रेच वीकनेस है, आपके मसल इतने खींचे हुए हैं कि वो बेचारे स्पाइन को सीधा कर नहीं सकते। और जो है ये वाली साइड है, इसके अंदर आपके मसल इतने टाइट हुए हैं कि उन्होंने से खींच के पकड़ा हुआ है कि वो धीरा छोड़ेंगे तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी। ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद एक इसके अंदर एक और चीज़ है, वही ब्लॉक्स वाली कहानी हर जगह यहाँ चलनी है फ्रंटल प्लेन डेविएशन के अंदर, कि नॉर्मल ब्लॉक्स यहाँ पड़े हुए थे, अगर तुमने एक ब्लॉक को इधर उधर कर दिया तो पूरी बॉडी कंपनसेटरी अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो है आपकी बॉडी उसी तरीके की फोर्सेस अप्लाई करेगी। ऊपर स्कोलियोसिस था, कंपनसेटरी हुआ, इसको कंपनसेट करने के लिए नीचे से पेल्विस भी थोड़ी सी रोटेट होगी, पेल्विस भी थोड़ी सी लैटरली शिफ्ट होगी। जब पेल्विस लैटरली शिफ्ट हुई तो नीचे वाली टांगों को भी वैसे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके अंदर ये कहानी है, ठीक है। मतलब ये वाला ब्लॉक इधर, ये वाला ब्लॉक इधर, ये वाला ब्लॉक इधर, ये वाला ब्लॉक इधर, ताकि आपकी बॉडी जो है एक तरफ को स्वे करके दूसरी तरफ को स्वे करके गिर ना जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं, मैंने अच्छा बनाया हुआ है कि ये वाली साइड स्कोलियोसिस थी, इसकी कंपनसेटरी ये वाली मूवमेंट हुई, ये टाइट हो गई, स्ट्रेच हो गई, इसको बैलेंस करने के लिए पेल्विस जो है वो थोड़ा सा लैटरली इसने शिफ्ट कर लिया ऑन टू द ऑपोजिट साइड, ऑन टू द कन्वेक्स साइड, जिसकी वजह से अब नीचे वाली जो ये वाली टांगे हैं, जब हम नॉर्मल पेल्विस में खड़े होते हैं, नॉर्मल ये पेल्विस है हमारा और ये हमारी, ठीक है, यहाँ पे फीमर और ये, ठीक है, ये अब ये जो है ये उस तरफ को बैंड की हुई है, ठीक है। अब ये वाला कंपनसेटरी अगर ये भी बैंड हो गया तो ऑब्वियसली हमारी टांगे भी बैंड हो गई, हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन इस फोर्सेस को, ये लैटरल पेल्विक टिल्ट की फोर्स को कंपनसेट करने के लिए हमारी फीमर क्या करती है, ये लैटरल पेल्विक टिल्ट हुआ है, ठीक है। अब आपकी ये वाली टांग जो एक्सेसिव एडक्शन में जाएगी ताकि वो सीधी खड़ी रहे, और ये वाली टांग जो एक्सेसिव एबडक्शन में जाएगी ताकि वो सीधी खड़ी रहे। इसका मतलब यहाँ के एडक्टर्स टॉट होना शुरू हो गए, यहाँ के एबडक्टर्स स्ट्रेच होना शुरू हो गए, यहाँ के एबडक्टर्स टॉट होना शुरू हो गए और यहाँ के एडक्टर स्ट्रेच होना शुरू हो गए, क्योंकि आपकी टांग यहाँ पे एक्सेसिवली एडक्टेड है, यहाँ पे एक्सेसिवली एबडक्टेड है। ये नॉर्मल प्लेन में नहीं खड़ी हुई, ये सिर्फ हमें नॉर्मल खड़ा करने के लिए अपनी पेल्विक टिल्ट की कंपनसेटरी मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए ये वाली मूवमेंट हुई है। वही उन्होंने सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके हिप एडक्टेड होगी, एडक्टर मसल्स ऑन दैट साइड हैव डीपर डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एडक्टर मसल्स यहाँ पे टॉट होना शुरू हो जाएंगे। ये सारी खाने इसको पढ़ भी लोगे तो सेम वही स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस को बता दी, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट होते हैं, हेमीवर्टिब्रा है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी थी, कोई ऑस्टियोपैथिक डिसऑर्डर था, ऑस्टियोमलेशिया था, कोई इस तरह की पैथोलॉजी थी जिसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होगा। अगर आपकी मसल इम्पेयरमेंट है, मसल इम्पेयरमेंट में कोई पेशेंट है, वो कॉन्स्टेंटली क्लाइंट है, कॉन्स्टेंटली उसी फोर्स में बैठ के मैकेनिकल लोडिंग करी जा रहा है तो उसके मसल स्टॉट और स्ट्रेच हो जाएंगे, उसकी सारी कहानी ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस आई थिंक स्पाइन वाले इस चैप्टर के अंदर अगर आप फर्स्ट चैप्टर समझ लेते हो ना इसकी पैथोलॉजी, तो आगे वाले सारी मैनेजमेंट वगैरह तो रटना है, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपने खुद ही करना है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास है फ्रंटल प्लेन डेविएशन फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी एसिमेट्रीज, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आपका अब ज़रूरी नहीं है, पहले मैंने कहानी बता दी ना कि स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस और उसकी वजह से कंपनसेटरी करते करते ये सारी आ रही थी। उल्टा भी तो हो सकता है, हमारी बॉडी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हर चीज़ में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे पैथोलॉजी थी, कंपनसेटरी यहाँ हुई। हमारी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी तो हो सकती है कुछ पेशेंट्स की, किसी भी वजह से कोई पोस्ट सर्जिकल कोई कॉज आ गई, या फिर कोई फेमरल नेक का कोई पैथोलॉजी आ गई कि एक साइड की छोटी रह गई है, कोई कंजेंटल पैथोलॉजी आ गई कि आपकी लेग लेंथ जो है एक टांग आपकी छोटी रहेगी, ठीक है। तो हमेशा आपकी ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, अब इस टांग को कंपनसेट करने के लिए हमारा जो पेल्विस है वो उस तरफ को ड्रॉप करेगा, ठीक है। दोनों लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो आती है, अब लेग लेंथ तो बराबर होगी, लेकिन लेग लेंथ को बराबर करने के लिए आपको पेल्विस उस तरफ को शिफ्ट करना पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये दो, ठीक है, ये प्रॉपर लेग है और ये छोटी लेग है, ठीक है। अब इसके अंदर ये नॉर्मल जब पेल्विस यहाँ पे यूँ आपने रखा हुआ था तो लेग का पैथोलॉजी आई थी, लेकिन आपने भी ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, इतनी वैसे छोटी होती नहीं है मेरे पास कोई और, अच्छा ये हिस्टोग्राम से ले लेते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, इस तरह कर लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये हमारी जो पेल्विस थी, अब इस पेल्विस को मेंटेन करने के लिए कि दोनों की दोनों जो टांगे हैं वो प्रॉपर तरीके से आप मूवमेंट कर सको, तो वो आपकी पेल्विस को उस तरफ को ड्रॉप करेगा और दोनों टांगे आपकी बैलेंस हो जाएंगी। अब पेल्विस एक साइड का ड्रॉप्ड है, ठीक है, लैटरल पेल्विस मूवमेंट हुई है। अब लैटरल पेल्विस को जब हमने ऐसे ड्रॉप किया तो आपकी टांगे भी उस तरफ को मूव की।
अब इसके अंदर क्या होगा कि आपकी दोनों टांगों को बैलेंस करने के लिए इसको जो लॉन्गर लेग साइड है उसको एडक्शन में जाना पड़ेगा और जो शॉर्टर लेग साइड है उसको एबडक्शन में जाना पड़ेगा। पहली पैथोलॉजी ये आ गई कि इस साइड के अब ये इस तरह ये सीधी हो गई हैं और ये आपकी पेल्विस है। अब इसके अंदर जो सेवियरली एडक्टेड है, एडक्टर मसल्स टाइट, एबडक्टर मसल्स जो है स्ट्रेच। इसके अंदर आपकी जो एक्सेसिवली एबडक्टेड है, ठीक है, ये एबडक्शन ही है ना, अगर आप अपने पेल्विस को यूं करो और आपकी टांग बाहर को निकली हुई हो इसके अंदर तो ये एबडक्टेड है। तो इसके अंदर आपके एबडक्टर्स टाइट और एडक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए हैं, ठीक है। ये पहली पैथोलॉजी आ गई। यहाँ पे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता है, उन्होंने अच्छा नहीं लिखा हुआ, घुल मिला के लिखा हुआ है। अभी देखो वही कहानी आ गई, ये वाली टांग छोटी थी, इसको बैलेंस करने के लिए उसने अपना पेल्विक इस तरफ को टिल्ट कर दिया। सबसे इजीएस्ट मसल इम्पेयरमेंट, जब इसको टिल्ट किया तो अब नीचे से ऊपर, अब इसको कंपनसेट, इस टिल्ट को कंपनसेट करने के लिए ऊपर स्कोलियोसिस जनरेट हो गया, क्योंकि स्पाइन यूँ लगी हुई है पेल्विस से ऊपर। देख लेते हैं, ये पेल्विस है, ये स्पाइन है। अगर पेल्विस इस तरफ को टिल्ट हुई तो आपकी सैक्रोआइलिक स्पाइन जो है ना दरमियान में, ये सैक्रोआइलिक स्पाइन, चलिए सैक्रम कर देते हैं यूँ। जब पेल्विक टिल्ट हुआ तो सैक्रम भी साथ टिल्ट हुई, जब सैक्रम टिल्ट हुआ तो पूरी की पूरी ऊपर से स्पाइन टिल्ट हुई और वो स्कोलियोसिस जनरेट हो गया, ठीक है। अब यही सारा कुछ हम लोगों ने वर्ड्स में यहाँ पर समझ लेना। लॉन्गर लेग साइड की हिपोडक्शन एबडक्शन की सारी बात होगी। सैक्रोआइलिक जॉइंट मैंने अभी बताया है कि जो पेल्विस होती है अगर टिल्टेड है, यहाँ पे पेल्विस नॉर्मल पेल्विस, ये सैक्रोआइलिक थी, ठीक है। सैक्रोआइलिक में दोनों में ये डिस्टेंस था, ना हॉरिजॉन्टल है ना प्रॉपर्ली वर्टिकल है। लेकिन जब ये पेल्विस शिफ्ट हो जाएगी तो इस ये वाला जो वर्टिकल साइड थी बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाली साइड थी, ये वाला जो वर्टिब्रा था, ये बिल्कुल ये एक्सेसिवली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। उन्होंने वही बात लिखी हुई है कि जो सैक्रोआइलिक जॉइंट है लॉन्गर लेग साइड के वो बिल्कुल वर्टिकल हो गया और जो शॉर्टर लेग साइड है उसके ऊपर वो एक दरमियान में होना था और हॉरिजॉन्टल हो गया क्योंकि वो इस तरफ वो गिर रहा है, ठीक है। ये वाली कहानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया कि साइड बेंडिंग किस तरफ होगी, शॉर्टर लेग की साइड के ऊपर साइड बेंडिंग होगी, लंबर स्पाइन टुवर्ड्स। अच्छा, साइड बेंडिंग क्या होती है, स्कोलियोसिस की कॉन्वेक्सिटी प्रॉपर होगी, लेकिन जब आप खुद देखो तो इसको मेंटेन करने के लिए आपकी पूरी की पूरी बॉडी इस तरफ को गिर रही है, ठीक है। तो इसकी साइड बेंडिंग टुवर्ड्स दी लॉन्गर लेग साइड होगी। उसके बाद वर्टिब्रल साइड बेंडिंग में बता दें कि रोटेशन। अब जब वर्टिब्रल साइड बेंडिंग होगी तो कन्वेक्सिटी लॉन्गर लेग वाली साइड के ऊपर सारी फोर्सेस कंप्रेसिव हैं। इस साइड का वर्टिब्रल फोरामिना में बहुत छोटा हो जाएगा, इस साइड की नर्व पैथोलॉजीज भी आएंगी, इस साइड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेज ऑन टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी लग रही है और दूसरी साइड के ऊपर सारी एक्सटेंशन फोर्सेज आ रही हैं। इसके अंदर एक चीज़ बहुत मैं अब दोस्तों से पढ़ती तभी ये वाली इस लाइन के अंदर ना बड़ा मसला आता था। हम लोगों ने अभी तक कहाँ देख लिया, वर्टिब्रल साइड बेंडिंग ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, एक एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो दूसरी वाली साइड है उसमें डिस्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन। ये साथ जो कंप्रेशन और एक्सटेंशन और इसको लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 2 वर्टिब्रीज ले ली हैं, ठीक है। ये 2 वर्टिब्रीज है, पेशेंट इस तरीके से हम लोगों ने प्रोन लाइन में लिटाया हुआ है, ठीक है। चलो लैटरल साइड के ऊपर साइड लाइन में लिटाया हुआ है। अब जब स्कोलियोसिस हुआ, इस साइड पे कन्वेक्सिटी हुई, इस साइड की कंप्रेसिव फोर्सेस हमेशा मैं पहले भी सारा समझा के आई हूँ कि जब साइड बेंडिंग होती है तो साथ कपल्ड मोशन मैंने पहले डिफाइन कराया था फर्स्ट पार्ट में। तो कपल्ड मोशन एक के साथ एसोसिएशन में दूसरी चीज़ भी हो जाती है, ठीक है, वर्टिब्रीज के ऊपर। तो इसमें साइड बेंडिंग के साथ रोटेशन हो रही है। जब ये साइड बेंडिंग के साथ रोटेशन हुई, जब रोटेशन हुई उसके बाद आपकी जो वर्टिब्री साइड बेंडिंग कंप्रेसिव फोर्सेस और साथ एक्सटेंड भी कर रही। अब देखो यहाँ अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो साइड बेंडिंग के साथ एक्सटेंशन हुई है, ठीक है, कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन। और जब दूसरी साइड के ऊपर देखो तो यहाँ पे हमारे पास जब ये देखो यहाँ भी इस तरह एक्सटेंड करेगी, दूसरी साइड के ऊपर आप देखोगे तो वो फ्लेक्स की हुई है। वर्टिब्री इस साइड वाली जो है वो एक्सटेंड, मेरे पास कोई वो होता ना सब समझा देती, ये है, ठीक है, साइड बेंडिंग और साथ हमारे पास क्या सीन है, एक्सटेंड, पीछे को गई हुई है। जब ये वाली एक्सटेंशन में गई हुई है पोर्शन तो अगले वाली जो साइड है वो फ्लेक्शन में जाएगी और साथ हमारे पास एक्सटेंशन में जाएगी। ये वर्टिब्री साइड बेंडिंग और एक्सटेंशन और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, अगर आगे से देखोगे तो उसकी फ्लेक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। बस उसको इस तरीके से याद रखना है। अगर यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह होता है उससे ईजी होता है समझाना, लेकिन मेरे पास अभी कोई मॉडल है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, जिस साइड की कंप्रेसिव फोर्सेज कंप्रेशन और एक्सटेंशन है। अब सोचो कंप्रेशन और एक्सटेंशन की कहानी है, जब कंप्रेस आपने ऑलरेडी किया हुआ था फॉसेट्स को, एक्सटेंड भी कर दिया तो पीछे वाले वर्टिब्रल फोरामिना के जैसे नर्व गुजरी है वो और ज़्यादा कंप्रेस होंगी और पोस्टीरियर लैटरल डिस्क प्रोट्रूजन का भी खतरा है, नर्व्स की पैथोलॉजी का भी खतरा है, नर्व्स कट होने का भी खतरा है, वहाँ से वेसल्स गुजरी थी, वैस्कुलेचर, वहाँ से ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से थ्रोम्बोसिस का भी खतरा है। ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। पोटेंशियल मसल इंपेयरमेंट्स भी हम लोगों ने वह सारा देख लिया, एडक्टर्स की पैथोलॉजी, वो सारा कुछ। उसके बाद पोटेंशियल सोर्स ऑफ सिम्टम्स भी इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये भी साथ देख लो कि जो ये वाली साइड है, आप देखो हम लोगों की सारी कंप्रेसिव फोर्सेस, सारी लोडिंग, सारा वजन जो है वो लॉन्गर लेग साइड के ऊपर आ रहा है क्योंकि सारी की सारी बेंडिंग भी इस तरफ हुई है, पूरी की पूरी ट्रंक उस तरफ को रोटेट करी है, यानी कि इस लेग के ऊपर सारी की सारी फोर्सेस ज़्यादा पड़ रही हैं।
और साथ हमारे पास क्या हो रहा है कि ये वाली जो है इसके ऊपर अब शेयर फोर्सेज सैक्रोइलिक जॉइंट है वो भी दब रही है, ठीक है। उसके ऊपर शेयर फोर्सेज पड़ी, शेयर ये होता है ना, ये यूँ लोडिंग या फिर जो आपस में यूँ के ट्रांसलेशन वाली, तो शेयर फोर्सेज भी सैक्रोइलिक जॉइंट की लॉन्गर लेग साइड पर डल रही हैं, कंप्रेसिव फोर्सेज भी इस साइड के ऊपर आ रही हैं, डिजनरेशन भी वर्टिबल बॉडी की इसी साइड के ऊपर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ स्टेनोसिस भी इस साइड के ऊपर होगा। लंबर फॉसेट कंप्रेशन हम लोगों ने देखा कि जब कंप्रेशन और एक्सटेंशन एक साइड के ऊपर हो रही है तो लंबर फॉसेट की पैथोलॉजीज भी यहीं पे आएंगी, ब्रेक डाउन भी, जैसा सारा कुछ यहीं पे, ठीक है। कॉमन कॉजेज इसके होता है यूनिलैटरल, अगर किसी पेशेंट का फ्लैट फुट है, किसी पेशेंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में कोई इम्बैलेंस आ गया है या उनकी किसी भी वजह से जो है उनकी लेग लेंथ जो है वो एक साइड की छोटी रह गई है, ठीक है, तो इस वजह से पैथोलॉजीज आती हैं। इसके बाद जो अगला वाला सारा पोर्शन है स्पाइन का, स्पाइन के अंदर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था ना समझने वाला, सबसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो इसके ऊपर टाइम लगता है वो यही वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14। इसके बाद जो मैनेजमेंट है इसको भी सारा रट्टा लगाने वाला है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती, इसको खुद ही पढ़ के तो इसमें रट्टा लगा के आपने कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 15 है इसके अंदर थोड़ी सी हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ पैथोलॉजीज़ और वो वाली सारी चीज़ें कराऊंगी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैनेजमेंट सारी हमें ऑलरेडी पता है, मैनेजमेंट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट देने की जरूरत नहीं होती, बस आपने देखना है, उसको रीड करना है और अपने दिमाग में बैठाना है, तो मैं मैनेजमेंट नहीं कराऊंगी।